आज की कहानी एक ऐसे बैंक रॉबरी के बारे में है जिसे अर्जेंटीना के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन बैंक रॉबरी कहा जाता है। ये बैंक अर्जेंटीना की सबसे बड़ी बैंक थी। इस रॉबरी का जो मास्टरमाइंड था उससे इस रॉबरी के प्लानिंग को तैयार करने में करीब 2 साल का समय लगा था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि इस चोरी के दौरान जब ये लोग पकड़े गए तो उन्होंने पुलिस से डिमांड करी और अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करवाया। इससे पहले कि वह पिज्जा उन तक पहुंचता वो सभी चोर $20 मिलियन की लूट को अंजाम देकर वहां से फरार हो चुके थे। ये चोर पुलिस से बहुत दूर निकल चुके थे, मगर एक औरत की वजह से ये सभी चोर पकड़े गए। तो आखिर कौन थी ये चोर और कैसे उन्होंने इस रॉबरी को अंजाम दिया और कौन थी वो औरत जिसने इस पूरी चोरी को एक्सपोज करके रख दिया? तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस बैंक रॉबरी में मुख्य 4 लोग थे। पहला था इस चोरी का मास्टरमाइंड फर्नांडो, जो पेशे से एक पेंटर था, और दूसरे मेंबर का नाम था सेबेस्टियन, जो पेशे से एक इंजीनियर था। तीसरे मेंबर का नाम था वीटो, जिसने इस पूरी चोरी का ऑपरेशन को फाइनेंस किया था, और चौथे और आखिरी मेंबर का नाम था लुइस, जो पेशे से क्रिमिनल था और पहले भी जेल की सजा काट चुका था। हालांकि 2 और लोग भी शामिल थे जिन्होंने चोरी में फर्नांडो की मदद की थी, मगर ना वो कभी पकड़े गए और ना ही कभी उनके नाम सामने आए। तो साल 2006 में जब एक सुबह फर्नांडो अपने एक दोस्त के पास जाता है और वो अपने दोस्त को बताता है कि वह एक बैंक लूटना चाहता है। फर्नांडो की बात सुनते ही उसका दोस्त हैरत में पड़ जाता है, और चूंकि फर्नांडो नशे का आदी था इसलिए उसे लगने लगता है कि फर्नांडो नशे में ऐसा बोल रहा है। इसके तुरंत बाद वो फर्नांडो से सवाल करता है कि उसे बैंक लूटने का आइडिया क्यों और कहां से आया, जिसके जवाब में फर्नांडो कहता है कि वह एक आर्टिस्ट है और वो इस रॉबरी को एक मास्टरपीस की तरह अंजाम देगा। फिर वो फर्नांडो से दूसरा सवाल करते हुए पूछता है वो उस रॉबरी को कैसे अंजाम देगा, जिसके जवाब में फर्नांडो कहता है कि उसने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है, मगर वो इस रॉबरी को अंजाम देकर ही रहेगा। वह इसके बात को नजरअंदाज कर देता है, इस बात से बेफिक्र कि फर्नांडो अर्जेंटीना के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन रॉबरी को अंजाम देने वाला है। फर्नांडो अर्जेंटीना के कैपिटल ब्यूनस आयरस में अपना टारगेट ढूंढने लगता है। वह एक ऐसे बैंक की तलाश में था जिसे आसानी से लूटा जा सके, और तभी उसकी नजर बैंक रियो नाम की एक बैंक पर पड़ती है। ये बैंक अर्जेंटीना का बहुत बड़ा बैंक था, जिसकी ज्यादातर ब्रांच अमीर इलाकों में ही होती थी, जिसकी वजह से ये बैंक उसके लिए परफेक्ट टारगेट था। फर्नांडो ने बैंक को लूटने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाई थी, और हर स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करने के बाद वह 2 स्ट्रेटेजी पर पहुंचता है। पहली स्ट्रेटेजी ये थी कि वह बैंक के अंदर हथियार लेकर घुसेगा और बैंक लूटेगा और पुलिस के आने से पहले वहां से भाग जाएगा। मगर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जल्दी जल्दी में वो बैंक को सही से नहीं लूट पाएगा, और अगर पुलिस जल्दी वहां पहुंच जाती है तो वो वहां से भाग नहीं पाएगा और पकड़ा भी जा सकता है। उसकी दूसरी स्ट्रेटेजी ये थी कि वह सुरंग के रास्ते बैंक के वॉल्ट में घुसेगा, मगर सेंसर और अलार्म बजने की वजह से वो पकड़ा जा सकता है। क्योंकि इन दोनों स्ट्रेटेजी में बराबर का रिस्क था, इसलिए फर्नांडो फैसला करता है कि वह दूसरी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके सुरंग के रास्ते वॉल्ट में घुसेगा, और इसीलिए वह बैंक के करीब ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लैट रेंट पर लेने के लिए सोचने लगता है। मगर इसी दौरान उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसकी वजह से उसका काम बहुत आसान हो जाता है। एक रोज छानबीन के दौरान जब वो बैंक के बाहर से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर एक सीवर लाइन पर पड़ती है। उस सीवर लाइन के आगे पीछे देखने पर पता चलता है कि हर 10 मीटर पर एक मेन होल है, और इस मेन होल के नीचे सीवर टनल है जो बैंक के नीचे से होकर गुजरती है। अब फर्नांडो देर रात तक हर मेन होल की ओपनिंग चेक करने लगता है। वो ये जानना चाहता था कि इस मेन होल के नीचे जो सीवर लाइन है वो कहाँ जाकर खुलता है, और कुछ रातों की मेहनत के बाद वह सीवर लाइन की ओपनिंग तक पहुंच जाता है। इस सीवर लाइन की ओपनिंग वाली जगह से वह बैंक महज 150 मीटर की दूरी पर था। सीवर लाइन की ओपनिंग मिलने के बाद फर्नांडो उस सीवर लाइन के अंदर जाता है, ये देखने के लिए कि बैंक वॉल्ट में घुसने के लिए रास्ता कैसे और कहां से बनाया जाए। और वो देखता है कि उसकी ओपनिंग छोटी है, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था वह सीवर लाइन बड़ी और चौड़ी होती जा रही थी, और लगभग 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद वह सीवर लाइन 20 फीट तक चौड़ी हो चुकी थी। ये एक बड़ी सीवर लाइन थी जो बैंक के नीचे से होते हुए पूरे शहर में फैली हुई थी। ये सब देखने के बाद फर्नांडो सबसे पहले अपने दोस्त सेबेस्टियन के पास जाता है। सेबेस्टियन एक मैकेनिकल इंजीनियर था। जब फर्नांडो उसके सामने बैंक रॉबरी का प्रपोजल रखता है तो वह हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो फर्नांडो के बारे में बस यही जानता था
कि वह एक नशेड़ी टाइप का आदमी है और उसके नाम पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही उसे कोई चोरी का एक्सपीरियंस है। फर्नांडो सेबेस्टियन को इस पूरी रॉबरी के प्लान के बारे में डिटेल में बताता है कि कैसे वो लोग सीवर लाइन के रास्ते टनल में जाएंगे और कैसे बैंक को लूटेंगे। चूंकि सेबेस्टियन काफी कर्जे में डूबा हुआ था, इसलिए वो फर्नांडो का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इस बातचीत के बाद फर्नांडो और सेबेस्टियन दोनों एक साथ उस सीवर लाइन की रेकी करते हैं जहां से उन्हें खुदाई शुरू करनी थी। फर्नांडो अपने साथ मेजरिंग टेप लेकर जाता है और उस मेजरिंग टेप को उस मेन होल के रास्ते सीवर लाइन में डालता है, जिससे उन्हें ये पता चल सके कि वो लोग सीवर लाइन में किस लोकेशन पर खड़े हैं और सीवर लाइन से मेन होल की ऊंचाई कितनी है। बैंक के अंदर की इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए उन दोनों ने बैंक के अंदर एक सेफ्टी बॉक्स रेंट पर लिया और अपने साथ एक हिडन कैमरा उस वॉल्ट के अंदर ले गए, जिससे उन्होंने वॉल्ट की सारी फोटो निकाल ली। ये वॉल्ट बैंक के अंडरग्राउंड हिस्से में था, जिसके नीचे से सीवर लाइन होकर गुजरती थी और इस वॉल्ट में लगभग 400 सेफ्टी बॉक्स थे। हालांकि फर्नांडो और सेबेस्टियन ने सीवर लाइन और बैंक की रेकी काफी अच्छी तरह से कर लिया था, मगर फिर भी उन्हें बैंक के ब्लूप्रिंट की जरूरत थी ताकि उन्हें बैंक की एंट्री एग्जिट और अपर ग्राउंड से लेकर अंडरग्राउंड तक की सभी इंफॉर्मेशन मिल सके। फर्नांडो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि अगर उनके हाथ मैप लग गया तो ये चोरी उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी, मगर इसका एक्सेस सिर्फ म्युनिसिपल ऑफिस के पास था। जैसे जैसे वो दोनों प्लानिंग में आगे बढ़ते जा रहे थे, फर्नांडो को एहसास होने लगता है कि उसे अपनी टीम में ऐसे और लोगों की जरूरत है जिनके पास चोरी करने का एक्सपीरियंस हो। इसी तलाश में फर्नांडो की मुलाकात वीटो नाम के एक आदमी से होती है। वो एक गैंगस्टर था जिसके नाम पर कई क्रिमिनल रिकॉर्ड थे और उसके गैंग के काफी मेंबर कई चोरियों को अंजाम दे चुके थे। फर्नांडो की मुलाकात वीटो से एक पब में हुई थी और वहीं पर इन दोनों की दोस्ती हुई थी। फर्नांडो वीटो को इस पूरी प्लान के बारे में बताता है और उससे कहता है कि वो इस प्लान को फाइनेंस करे, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। फर्नांडो की बात सुनकर वीटो कहता है कि अभी उसके पास इतने पैसे तो नहीं है, मगर उसके पास एक ट्रक है जिसे बेचकर वो पैसे का इंतजाम कर सकता है। इस तरह वीटो इस गैंग का तीसरा मेंबर बन जाता है। वीटो फर्नांडो को बताता है कि उसकी गैंग में एक लुइस नाम का आदमी है जिसने कई रॉबरी को बहुत सफाई से अंजाम दिया है और वो उस गैंग का सबसे एक्सपीरियंस आदमी है। लुइस में सबसे बड़ी खूबी ये है वो लोगों को धोखा देने और उनके साथ फ्रॉड करने में माहिर है। ये सुनते ही फर्नांडो लुइस को भी अपने गैंग में शामिल कर लेता है और अब उनका एक गैंग तैयार हो चुका था जो इस चोरी को अंजाम देने वाला था। अब प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए फर्नांडो और सेबेस्टियन को वॉल्ट और सिविल लाइन के मेजरमेंट की जरूरत थी और उसके लिए बैंक का ब्लूप्रिंट उनके हाथ लगना बहुत जरूरी था। ये सुनते ही लुइस उनसे कहता है कि वो बैंक का मैप उन्हें लाकर दे देगा और महज कुछ दिनों के बाद उनके हाथों में मैप लग चुका था। इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर लुइस ने मैप कैसे अरेंज किया, मगर सबसे अहम और जरूरी बात ये थी कि ब्लूप्रिंट उनके हाथ लग चुका था। उनके प्लान के मुताबिक सुरंग को तिरछा खोदना था। वो लोग खुदाई करने के लिए सही जगह ढूंढने लगते हैं। कुछ दिनों की प्लानिंग करने के बाद वो लोग उस मेन होल के नीचे से खुदाई करने का फैसला करते हैं जो बिल्कुल बैंक के सामने था। इस खुदाई को अंजाम देने के लिए वो लोग ड्रिल मशीन और एक डीजल जनरेटर खरीदते हैं, जिसे वो लोग आधी रात को सीवर लाइन के रास्ते अंदर ले जाते हैं। खुदाई के दौरान टीम का एक मेंबर हमेशा सड़क पर रहता था, जिससे उन्हें ये पता चल सके कि खुदाई की आवाज ऊपर तो नहीं आ रही। हालांकि खुदाई की कोई भी आवाज ऊपर नहीं आ रही थी, मगर फिर भी वो लोग दिन में खुदाई करते थे, जिससे थोड़ी बहुत आवाज भी गाड़ियों की आवाज में दब जाती थी। इस खुदाई में उन्हें कई महीने लग गए और जैसे जैसे वो लोग वॉल्ट के पास जा रहे थे, फर्नांडो की घबराहट और परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि वो लोग जैसे ही वॉल्ट के अंदर कदम रखेंगे वहां के अलार्म सिस्टम बजने लगेंगे। और अपनी इसी परेशानी से निपटने के लिए फर्नांडो स्लीपिंग बैग्स की मदद से कुछ सूट बनाता है। उसका मानना था कि स्लीपिंग बैग सूट में से हीट नहीं निकलेगी, जिसकी वजह से सेंसर और अलार्म उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अपने इसी एक्सपेरिमेंट को चेक करने के लिए फर्नांडो थर्मल कैमरा यूज करता है, जिससे वह सूट से निकलने वाली हीट को चेक कर सके। मगर चूंकि इन सूट से भी थोड़ी बहुत हीट निकल रही थी, उन चारों को अपने सभी सामानों के साथ इस चोरी को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त वॉल्ट में गुजारना था। इसीलिए फर्नांडो को डर लगने लगता है कि वो लोग सेंसर में बहुत आसानी से डिटेक्ट हो जाएंगे और इस प्लान में बहुत रिस्क होने की वजह से वो प्लान को ड्रॉप कर देता है। अब फर्नांडो का ज्यादा से ज्यादा वक्त इस सोच में गुजरने लगा कि आखिर वो लोग वॉल्ट के अंदर कैसे घुसेंगे, वो भी बिना डिटेक्ट हुए। और तब उसके दिमाग में एक अजीब आइडिया आता है जिसने इस पूरी प्लानिंग को बदल के रख दिया। हालांकि फर्नांडो और उसकी टीम का प्लान था कि वो लोग सुरंग के रास्ते वॉल्ट के अंदर घुसेंगे,
मगर अलार्म और सेंसर से बचने के लिए फर्नांडो ये फैसला करता है कि वो लोग हथियार लेकर बैंक के मेन गेट के अंदर से घुसेंगे और इस सुरंग का इस्तेमाल बैंक से भागने के लिए करेंगे। फर्नांडो ने खुद को और अपनी टीम को किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए अपनी पूरी एंट्री एग्जिट प्लान को उल्टा कर दिया था। फर्नांडो का मानना था कि पुलिस बैंक को बाहर से घेर कर खड़ी रहेगी और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि चोर सुरंग के रास्ते वहां से भाग सकते हैं। फर्नांडो ने अपने प्लानिंग के कंफर्मेशन के लिए इंटरनेट पर भी ये सर्च किया कि क्या किसी ने पहले इस तरह की चोरी को अंजाम दिया है, मगर उसे इंटरनेट पर कुछ नहीं मिलता है। इसका साफ मतलब था कि अर्जेंटीना पुलिस इसके बारे में कुछ नहीं सोच पाएगी। अब फर्नांडो का आखिरी काम था हथियार जुगाड़ करना, जिसकी जिम्मेदारी वीटो उठाता है। इस ऑपरेशन में जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वो बहुत अलग थे। जब इसके बारे में पुलिस को पता चला तो उनके होश उड़ गए। इस पूरी खुदाई में फर्नांडो के गैंग को लगभग 1 साल का समय लग गया। उन लोगों ने सुरंग के अंदर एक गहरा गड्ढा कर दिया था, जिस कारण उसमें सीवर लाइन का पानी भर गया था। उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि जब वो लोग अपनी छोटी रबर बोट से सुरंग के रास्ते नीचे जाएं, तो उनकी बोट्स आसानी से उस पानी में लैंड कर सके और वो लोग उन बोट से निकलकर सीवर लाइन के एंट्री पॉइंट से बाहर निकल जाएं। वो लोग अभी अपने एग्जिट प्लान के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी लुइस कहता है कि अगर पुलिस को उनके भागने के फौरन बाद ही सुरंग का रास्ता मिल गया तो पुलिस उन्हें सीवर लाइन के एग्जिट पॉइंट पर ही घेर सकती है और वो लोग पकड़े जा सकते हैं। जिसके जवाब में फर्नांडो अपने गैंग के सभी लोगों से कहता है कि अब वो लोग सीवर लाइन के एग्जिट पॉइंट से नहीं बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो सीवेज ओपनिंग है वहां से भागेंगे। क्योंकि ये मैनहोल हर 10 मीटर पे थे, इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि बैंक से लगभग 200 मीटर दूर वाले मेन होल से वो लोग बाहर निकलेंगे। क्योंकि मैनहोल से बाहर निकलने पर खतरा था और वो लोग पकड़े जा सकते थे, और उससे निपटने के लिए फर्नांडो एक बहुत ही अनोखा तरीका निकालता है। वो सेबेस्टियन से कहता है कि वो वैन के फ्लोर को कस्टमाइज करके उसमें एक बड़ा सा होल कर दे ताकि वो लोग वैन को उस मैन होल के बिल्कुल ऊपर खड़ा कर दे ताकि मैन होल के रास्ते उस वैन में आके बैठ जाएं। इस वैन का इंतजाम भी वीटो ने किया था, जो इस ऑपरेशन का फाइनेंसर था। और एक सुबह जब गैंग के सभी मेंबर एक साथ मिलकर उस वैन को कस्टमाइज कर रहे थे कि तभी वीटो की गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है। वीटो की गर्लफ्रेंड को देखते ही फर्नांडो उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है, जिसके जवाब में वीटो कहता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड पर पूरा भरोसा है और उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये वही औरत है जो आगे चलकर उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई और जिसने इस परफेक्ट चोरी का पर्दाफाश करके रख दिया। वैन में काम पूरा होने के बाद उन्हें तलाश थी एक ड्राइवर की जो वैन को लेकर वहां उनका इंतजार करे। इस वैन का ड्राइवर वही शख्स था जिसकी पहचान आज तक सामने नहीं आई। अब वो लोग इस बैंक को लूटने के लिए लगभग पूरी तरह तैयार थे, मगर एक आखिरी काम अब भी बचा हुआ था और वो था सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को जल्दी खोलने के लिए टूल का इंतजाम करना। उस वॉल्ट में सैकड़ों डिपॉजिट बॉक्स थे जिन्हें हथौड़ी और छेनी से खोलना इम्पॉसिबल था और उसमें काफी वक्त भी लग सकता है। इसलिए सेबेस्टियन अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हुए एक हाइड्रोलिक टूल बनाता है जिसका नाम था कैनन। इस हाइड्रोलिक टूल को इस तरह बनाया गया था कि इससे हर सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को महज 7 सेकंड में खोला जा सकता था। और अब वो लोग पूरी तरह तैयार थे इस लूट को अंजाम देने के लिए। उन लोगों का प्लान था कि वो लोग बैंक लूटेंगे और सुरंग के रास्ते उस मैन होल तक पहुंचेंगे जिसके ऊपर उनकी वैन पहले से ही उनका इंतजार कर रही होगी और फिर वो लोग वहां से फरार हो जाएंगे। अब 13 जनवरी 2006 को आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन वो लोग इस रॉबरी को अंजाम देने वाले थे। सेबेस्टियन ने उस सिवर लाइन में रबर बोट्स और अपने सभी इक्विपमेंट पहले से ही रख दिया था जिसकी उन्हें जरूरत पड़ने वाली थी। अब सेबेस्टियन उस सुरंग के रास्ते बैंक की दीवार तक पहुंच गया और अपने साथियों का सिग्नल का इंतजार करने लगा। गैंग के बाकी 3 मेंबर्स फर्नांडो, वीटो और लुइस बैंक के बाहर मिलते हैं। उन लोगों ने अपने चेहरे मास्क से ढके हुए थे और वो तीनों अपने हथियार लेकर बैंक के अंदर घुस जाते हैं। बैंक के अंदर घुसते ही वो लोग बैंक के सभी एम्प्लॉइज और कस्टमर को बंदी बना लेते हैं और वो सभी लोगों को जमीन पर लेट जाने के लिए कहते हैं। बैंक का सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त अपने कंट्रोल रूम में था और वो कैमरे पर ही सब कुछ देख रहा था। वो फौरन अपना दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है और पुलिस को उसकी खबर दे देता है। चूंकि यह मामला बैंक से जुड़ा हुआ था इसलिए महज कुछ ही मिनट में पुलिस वहां पहुंच जाती है और बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है। फर्नांडो को जब मालूम हो जाता है कि पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया है तब वो फैसला करता है कि वो अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करेगा जिसका नाम था कुकुआ प्लान। इस प्लान के तहत वह एक बंदी के सर पर बंदूक लगाकर उसके साथ बैंक से बाहर आ जाता है जिससे पुलिस वालों को ये लगे कि ये चोर बैंक से भागना चाह रहा है, मगर फर्नांडो फिर वापस बैंक के अंदर चला जाता है। फर्नांडो के ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि वह पुलिस को गुमराह करना चाहता था और यह दिखाना चाहता था कि वो लोग पुलिस के आने से पहले यहाँ से भागना चाहते थे, मगर भाग नहीं पाए।
फर्नांडो का यह प्लान काम कर गया और जैसे ही पुलिस कमांडर वहां पहुंचा, उसे पुलिस ऑफिसर ने बताया कि चोर इस बैंक के मेन गेट से भागने वाले थे, मगर क्योंकि वो लोग जल्दी पहुंच गए इसलिए वो लोग भाग नहीं पाए। पुलिस कमांडर को लगने लगता है कि चोर के पास भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है और यही चीज फर्नांडो चाहता था। फर्नांडो और उसके गैंग के लिए वो गार्ड एक मुसीबत बनता जा रहा था, क्योंकि उसने खुद को कंट्रोल रूम में लॉक कर लिया था और वो डायरेक्ट पुलिस के कांटेक्ट में था। और अगर वो लोग सुरंग के रास्ते बैंक से भागेंगे तो उन्हें वो कैमरे में देख लेगा और इस बात की खबर पुलिस को दे देगा। उन लोगों के लिए बहुत जरूरी था कि वो किसी भी तरह से उस गार्ड को कंट्रोल रूम से बाहर निकाले और उसके लिए लुइस उस गार्ड से कहता है अगर वो बाहर नहीं आया तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। ये सुनने के बाद भी जब सिक्योरिटी गार्ड बाहर नहीं आता है तब वो इस बैंक के एक एम्प्लॉय के सर पर बंदूक रखकर कहता है कि अगर वो बाहर नहीं आया तो वो इस बैंक एम्प्लॉय को गोली मार देगा। पहले तो गार्ड पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा था, मगर जब वो बैंक एम्प्लॉय घबराकर जोर जोर से रोने लगी और गार्ड से कहने लगी कि वो उसे बचा ले, तब गार्ड कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है और अपनी गन को टेबल पर रखकर सरेंडर कर देता है। बाहर आने के बाद लुइस गार्ड को अच्छी तरह से चेक करता है और उसका फोन लेकर उसे बैंक के बाहर छोड़ देता है। गार्ड के बैंक से बाहर आते ही कमांडर उससे पूछता है कि अंदर क्या चल रहा है और कितने लोग हैं। इसके जवाब में गार्ड बताता है कि बैंक के अंदर 3 लोग हैं और उनके पास हथियार है, जिन्होंने लगभग 30 लोगों को बंदी बना रखा है। इसी दौरान पुलिस कमांडर की नजर एक चोर पर पड़ती है जो खिड़की से उसकी तरफ इशारा कर रहा था कि वह गार्ड के फोन पर कॉल करे। उधर सेबेस्टियन भी सुरंग के अंदर बैंक वॉल की दीवार पर सिग्नल का इंतजार कर रहा था कि तभी फर्नांडो वॉकी टॉकी पर उससे कहता है कि वो बैंक की दीवार में ड्रिल मशीन से गड्ढा करना शुरू करे और साथ ही साथ फर्नांडो खुद उस जगह से फाइल की अलमारी को सरकाना शुरू करता है जहां सेबेस्टियन गड्ढा कर रहा था। अलमारी के सरकने की आवाज से सेबेस्टियन को पता लगता है कि वो सही जगह गड्ढा कर रहा है और महज कुछ ही देर में उस दीवार में गड्ढा करके सेबेस्टियन बैंक वॉल के अंदर पहुंच चुका था। बैंक वॉल के अंदर पहुंचने के बाद सेबेस्टियन अपना हाइड्रोलिक टूल कैनन निकालता है और सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को खोलना शुरू करता है। उनका प्लान था कि वो लोग 2 घंटे के अंदर लगभग 400 सेफ्टी बॉक्स को खोलकर लूट लेंगे। जहां एक तरफ फर्नांडो और सेबेस्टियन सेफ्टी बॉक्स को खोलने में लगे हुए थे, वहीं वीटो और लुइस बंदियों को संभाल रहे थे और साथ ही साथ पुलिस का ध्यान भटका रहे थे ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके इस लूट को अंजाम देने के लिए। चूंकि लुइस ठगी और फ्रॉड में माहिर था और इसीलिए वो पुलिस को बार बार फोन करके अलग अलग बातें करके उनका ध्यान भटका रहा था। इसी दौरान पुलिस कमांडर लुइस से पूछता है कि उनकी क्या डिमांड है, जिसके जवाब में लुइस कहता है कि वो लोग बैंक लूट कर बिना किसी को चोट पहुंचाए वहां से भागने वाले थे, मगर पुलिस वहां बहुत जल्दी आ गई, इसलिए वो लोग वहां से भाग नहीं पाए और उनकी डिमांड बस इतनी है कि उन्हें यहाँ से निकलने दिया जाए। इसी दौरान पुलिस कमांडर लुइस से कहता है कि वो लोग सभी बंदियों को जाने दे, तो वो लोग उन्हें बिना किसी नुकसान पहुंचाए यहाँ से जाने देंगे। ये सुनते ही लुइस जोर जोर से हंसने लगता है और पुलिस कमांडर से कहता है कि उसे जेल से निकले हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और उसने जेल में लगभग 15 साल गुजारे हैं, इसलिए उनके सभी ट्रिकों के बारे में जानता है और अगर उन्होंने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उन्हें बंदियों की जान से हाथ धोना पड़ सकता है। यह सुनते ही कमांडर लुइस से कहता है कि वह बस एक बंदी को छोड़ दे जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि सभी सही सलामत हैं। मगर लुइस कमांडर से कहता है कि वो गार्ड को पहले ही छोड़ चुका है और फोन रख देता है। लुइस इसी तरह थोड़ी देर में पुलिस कमांडर को फोन करता है और उससे बातें करता है और फिर फोन रख देता है, जिस वजह से फर्नांडो और सेबेस्टियन को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल रहा था बैंक को लूटने के लिए। इसी तरह 2 घंटे निकल गए। हालांकि फर्नांडो ने जो टारगेट बनाया था कि वह 2 घंटे में 400 बॉक्स लूटेगा, वो पूरा नहीं हो सका। वो सिर्फ 198 सेफ्टी बॉक्स खोल पाए क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन ज्यादा गर्म होने की वजह से उसने काम करना बंद कर दिया था। मगर फिर भी वो इस लूट में $20 मिलियन की कीमती सामान लूटने में कामयाब हो गए थे। लूट का सारा सामान बैग में भरने के बाद फर्नांडो लुइस को कॉल करता है और उससे कहता है कि अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा। ये सुनते ही लुइस पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए फिर से पुलिस कमांडर को फोन करता है और उससे कहता है कि वो लोग सरेंडर करना चाहते हैं, मगर वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस वाले उन्हें बहुत लंबे समय तक भूखा रखेंगे और इसलिए वह चाहता है कि सरेंडर करने से पहले पुलिस उनके लिए पिज्जा मंगवाए। लुइस की बात सुनते ही कमांडर फौरन राजी हो जाता है, मगर लुइस कमांडर को एक इटालियन रेस्टोरेंट के बारे में बताता है और कहता है कि उन्हें पिज्जा इसी रेस्टोरेंट से मंगा कर दे। ये रेस्टोरेंट बैंक से काफी दूर था और यहाँ से पिज्जा मांगने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनके गैंग को बैंक से भागने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। इस कॉल के बाद लुइस अपना सारा कांटेक्ट पुलिस से खत्म कर देता है
और वीटो सभी बंदियों से कहता है कि वो चुपचाप जमीन पर लेटे रहें वरना उन्हें गोली मार देगा। उधर फर्नांडो और सेबेस्टियन ने लूट से भरे बैग को उस सुरंग में रखना शुरू कर दिया था जहाँ से वो लोग भागने वाले थे और इसी दौरान लुइस और वीटो भी वहां पहुंच जाते हैं और उनकी मदद करने लगते हैं। भागने से पहले उन सभी ने अपने हथियार एक कपड़े के ऊपर रखकर वहीं छोड़ दिया था। वॉल की दीवार के गड्ढे से निकलने के बाद उन्होंने उस फाइल की अलमारी को वापस उस गड्ढे के मुंह के पास सरका दिया जिससे किसी को ये पता ना चले कि वो लोग कहां से भागे हैं। सुरंग में पहुंचने के बाद वो लोग अपनी रबर बोट्स में बैठते हैं और उस सुरंग के रास्ते नीचे सीवर लाइन तक पहुंच जाते हैं जहां से वो लोग 20 मीटर दूर उस मेन होल तक पहुंचते हैं और फिर अपनी वेन तक पहुंचते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। यहाँ से भागने के बाद वो लोग सीधा अपने सेफ हाउस पहुंचते हैं जहां वो लोग वैन को गैरेज में छिपा देते हैं। वैन को छुपाने के बाद फर्नांडो टीवी ऑन करता है ये देखने के लिए कि बैंक के बाहर क्या चल रहा है। न्यूज देखकर फर्नांडो की हंसी निकल जाती है क्योंकि पुलिस अभी भी बैंक के बाहर खड़ी थी, उनके सरेंडर करने का इंतजार कर रही थी और वो लोग यहाँ आराम से टीवी के सामने बैठकर सेलिब्रेट कर रहे थे। उधर बैंक के बाहर पिज्जा आने के बाद कमांडर लुइस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मगर कई कोशिश करने के बाद वो नाकाम रहता है। पुलिस कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है कि वो बैंक के अंदर घुसे और किसी भी तरह की फायरिंग के लिए तैयार रहें। हालांकि पुलिस जब बैंक के अंदर पहुंचती है तो उन्हें वहां जमीन पर लेटे कस्टमर और बैंक एम्प्लॉयज मिलते हैं जिन्हें फर्नांडो की गैंग ने बंदी बनाया था। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये चोर भागे कैसे, क्योंकि उनके भागने का कोई सबूत नहीं था और ना ही कोई रास्ता जिससे उन्हें पता चल सके कि चोर कहां से भागे हैं, क्योंकि लुइस और वीटो ने उस दीवार के गड्ढे को पहले ही अलमारी से छिपा दिया था। अब पुलिस कमांडर को शक होने लगता है कि ये चोर इसी लोगों के बीच में छुपे हुए हैं और इसीलिए पुलिस उन सभी बंदियों को हिरासत में ले लेती है और तब तक उन्हें नहीं छोड़ती जब तक उनकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हो गई। पुलिस कमांडर अपनी पूरी टीम के साथ बैंक को तलाशना शुरू करता है और लगभग 2 घंटे के बाद उन्हें फाइल्स की अलमारी के पीछे छिपा हुआ गड्ढा मिल जाता है। ये सब कुछ फर्नांडो और उसकी गैंग टीवी पर देख रहे थे और एक दूसरे के साथ मिलकर पुलिस का मजाक उड़ा रहे थे। शाम होते होते उन सभी ने अपने हिस्से बांट लिए और लूट का माल बांटने के बाद उन सभी ने ये तय किया कि वो सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे और फिर कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। लेकिन एक परफेक्ट चोरी को अंजाम देने के बाद भी वो सभी एक एक करके पकड़े गए। इस पूरी गैंग को पकड़वाने में सबसे अहम रोल जिसने अदा किया था वो थी वीटो की गर्लफ्रेंड, जो इस चोरी के बारे में पहले से जानती थी। दरअसल एक सुबह वीटो की गर्लफ्रेंड वीटो को किसी दूसरे लड़की के साथ देख लेती है तो वीटो उसे गुस्से में डांट देता है और वीटो की गर्लफ्रेंड को लगने लगता है कि वीटो उससे चीट कर रहा है। इस छोटी सी बात को लेकर उन दोनों में बहस इतनी बढ़ जाती है कि वीटो की गर्लफ्रेंड पुलिस के पास जाकर उस बैंक रॉबरी के बारे में बता देती है। वीटो की गर्लफ्रेंड की इस कंप्लेन के बाद वीटो को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब उसके बाकी साथियों के बारे में पूछा जाता है तो वो उनके बारे में कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि वीटो की गर्लफ्रेंड गैंग के बाकी मेंबर्स को जानती थी। इसीलिए पुलिस ने उन सभी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करके उन्हें ढूंढना शुरू कर देती है। महज कुछ ही दिनों के बाद वो तीनों लोग पुलिस के हाथ लग जाते हैं। मगर पुलिस के लिए जो सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात थी कि वो इस लूट के माल को बरामद नहीं कर पाए, क्योंकि उन लोगों ने लूट के माल को अलग अलग जगह छुपा दिया था और वो उसे कबूल नहीं रहे थे। उन सभी को 9 से 15 साल तक की सजा सुनाई गई, मगर अपने अच्छे बर्ताव की वजह से फर्नांडो और सेबेस्टियन को 2 साल सजा काटने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उनकी सजा कम करने के पीछे एक वजह ये भी थी कि जो हथियार उन्होंने लूट में इस्तेमाल किया था वो सभी नकली थे, जबकि लुइस और वीटो को अपनी सजा जेल में ही काटनी पड़ी, क्योंकि पहले से उनके नाम कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। तो आपको ये सच्ची घटना की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।